यदि कोई घटना घटती है, घटना घटने के बाद में कोई पीड़ित व्यक्ति एफआईआर करने के लिए जाता है तो बड़ी सिफारिश के बाद एफआईआर होती है और कभी कभी नहीं होती। अगर आपके पास डंडा है तो हमारे पास कलम है। तो जो भी इस कांड में है उन्हें सस्पेंड करी जाए, जांच कराई जाए ईमानदारी से। और जो गुनाहगार है, हम अधिवक्ता भी गुनाहगार है, हमें भी सजा मिलनी चाहिए। योगेश के खिलाफ कभी 107-16 में भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मनोज मेनवाल जी को मारा पीटा गया और उसी में हमारे अधिवक्ता समाज के अधिवक्ता पंकज कुमार को चिन्हित करा जा रहा है। पीड़ित रनवाल से उसका शरीर इतना नीला हो रहा, 6 दिन मार दे रही पुलिस वालों ने। बाद में पीड़ित रनवाल जी है हमारे जो एडवोकेट भाई है, बड़े भाई के, और तो उन्होंने अपनी गाड़ी में ले जाके उनको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो भी गुमराह किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। लट बजाया। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं रुड़की कचहरी में, जहां पे आप देख सकते हैं एक बैठक आयोजित की गई है अधिवक्ताओं के द्वारा। आखिर ये बैठक का क्या औचित्य था और क्यों इन्होंने बैठक की है, ये जानते हैं। आप देख सकते हैं इस समय रुड़की कचहरी के जितने भी वकील हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़ी तादाद में अपने काम छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको अपना काम छोड़ना पड़ा और यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, तो जानते हैं। सबसे पहले हम जी, नमस्कार भाई साहब, खड़े हो जाइए। नमस्कार भाई साहब। भाई जी, ये जो आज बैठक की गई है, किस विषय को लेके की गई है? ये सर बेल्डा प्रकरण के ऊपर ही बैठक हो रही है। यहाँ सब अधिवक्ता परिवार बैठा हुआ है और उसी विषय पे चर्चा चल रही थी। जैसे कि आप लोग जानते ही है ये प्रकरण किस प्रकार से हुआ है, उस विषय पे ही ये बैठक चल रही है। जी। तो जो बैठक की गई थी, बेल्डा प्रकरण तो बहुत अलग मैटर है, लेकिन अधिवक्ताओं का क्या रोल है जो बेल्डा प्रकरण को लेके ये बैठक की गई? सर, मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि उसमें मेरी ससुराल है बेल्डा में, तो वहाँ पे उस दिन जिस दिन ये घटना घटित हुई मैं वहीं था, क्योंकि मेरे साले की 10 और 11 जून में रात की शादी थी। तो रात में हम लोग जा रखे थे, पूरी रात वहाँ पर रहे हम, क्या नाम है, रुद्रपुर में। फिर वहाँ से हम चले, लगभग सुबह 10 बजे पहुँचे। उसके बाद हम लेट गए, आकर रात को सो के सुबह जब हम 11-12 बजे उठे तो ये पंकज जो मृतक है उसकी डेथ हो रखी है, पता लगा। तो उसकी डेड बॉडी जब गांव में लेके आए तो तब ये बवाल हुआ है जी, और उसमें मेरा नाम आया है। तो आपका क्या रोल था, क्योंकि आप तो रुद्रपुर घूम के आए हैं और आपकी ससुराल है वहाँ पे, अगर जो रुक गए तो आपका क्या रोल था उसमें? जब वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो रखा था, पूरा जमावड़ा इकट्ठा हो रखा था, पूरा क्षेत्र का लोग था, क्योंकि वो ऐसी कैटेगरी से संबंधित केस था और वहाँ पे पूरा जमावड़ा इकट्ठा हो रखा था। तो मैं भी उनके साथ आ गया बाहर निकल के। अब ये थोड़ा ना पता था कि प्रशासन की तरफ से इतना बड़ा बवाल मचा दिया जाएगा। प्रशासन ने वहाँ पे ये तक नहीं देखा कि कौन पीड़ित है और कौन मतलब बेकसूर है, उनको भी प्रशासन लट बजाया है। और जो एक महिला गर्भवती है उसके पेट में भी लात मार करके उसके जो गर्भ में बच्चा था उसको भी मार दिया गया। और यहाँ तक नहीं सोचा कि प्रशासन ने ये क्या हो रहा है, इसका क्या होगा जी। तो लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ना कि आप तो मेहमान हैं, आपकी ससुराल है, आपको क्यों घसीटा गया है? सर, मेनवाल जी जो है मंगलोर थाने से SHO साहब है, मंगलोर थाने के इंस्पेक्टर जी, उनके साथ मारपिटाई जो हुई है। अब मैं वहीं था जब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो रखे, पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो रखे, तो उनको 3-4 लड़के हैं जो मैं पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो बेल्डा गांव के थे या नहीं थे मैं कह नहीं सकता। उनको साथ मारपिटाई हो रही थी वहाँ पे ईंक में। तो जब मेनवाल जी के साथ मारपिटाई हो रही तो कुछ महिलाएं भी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि वहाँ एक पुलिसकर्मी पड़ा है, उनके साथ मारपिटाई कर रहे हैं लोग, जाओ आप छुड़ा दीजिए उनको। तो मैं गया, मैंने देखा कि हाँ उनके साथ मारपिटाई हो रखी थी और मैंने वो छुड़वाया है। छुड़वाने के बाद उन्हें निकलवाने के बाद उन्हें पानी वानी पिलवाया है, 12 चल रही थी बराबर में, वहाँ पे पानी पिलवाया। पानी पिलवाने के साथ एक मेरा साला ही लगता है गांव से, उससे कंधे से हाथ लग के लेके आए हैं उनको। तो पानी पिलवाने के बाद एक बीडी रनवाल जी है हमारे जो एडवोकेट भाई है, बड़े भाई के, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में ले जाके उनको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उसमें नाम आ रहा है, वहाँ एक फ़ोटो वायरल हुई है जो मेरे नाम से आया है और मेरी फ़ोटो बताई जा रही है, उसमें मेरा नाम आ रखा है। और जो वहाँ का प्रधान है सचिन रोड, वो मेरे से अच्छी तरीके से परिचित है
वहाँ के और लोग भी मुझसे अच्छी तरीके से परिचय है, क्योंकि जिन दिनों में LLB कर रहा था उन दिनों में वहीं रहा करता था और मेरी सबसे जान पहचान थी। वो नाम से भी वाकिफ़ है मेरे और गांव से भी वाकिफ़ है, उसी ने मेरा नाम दिया है। जी एक बात और जानना चाहेंगे, आपने बताया ईंख के खेत में जिस टाइम पे SHO मीनवाल जी पड़े हुए थे तो क्या वो घायल अवस्था में थे? पहले उनके साथ मार पिटाई हो चुकी थी सर, और जब उनके साथ मार पिटाई हो चुकी तो दोबारा उन्हें पीटने के लिए लोग जा रहे थे। तो उन लोगों को जाते देख हमने महिलाओं ने कहा कि जाओ उन्हें छुड़वा दो। हम उनकी तरफ दौड़े तो उन लोगों को जो पीटने जा रहे थे उनसे छुड़वा के बाहर निकलवा के पानी पिलवा के कि भिजवा दिया। तो सुना आपने, जो अधिवक्ता रक्षक बने उन्हीं को पुलिस ने कहीं ना कहीं अपना भक्षक बना लिया है और ये बहुत ही कही जाए तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय बात है कि जिस इंसान ने जान बचाई SHO मीनवाल जी की, उन्हीं इन्होंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे अधिवक्ता हैं, औरों से भी जानते हैं हम। क्या मामला था भाई साहब? पूरे मामले के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये घटना जो है 11 और 12 जून 2023 की है। 11 जून की रात्रि में जो पंकज नाम का व्यक्ति मृतक है उसकी मृत्यु हुई। किस प्रकार हुई, किस प्रकार नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर हम उपस्थित नहीं थे, मौजूद नहीं थे, और ना ही ये लड़का हमारा अधिवक्ता समाज से ही है, पंकज कुमार, ये भी उपस्थित था। अधिवक्ता उससे कोई लेना देना नहीं है कि मृत्यु हुई तो कैसे हुई कैसे नहीं हुई, कुछ जानकारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये जो अधिवक्ता समाज से ही पंकज कुमार है, इसके बड़े ब्रदर इन लॉ की मैरिज रुद्रपुर में 11 जून की रात्रि की थी। तो ये वहाँ पर मौजूद था, तो रात्रि का कुछ नहीं पता। मॉर्निंग में विदा कराकर शादी को 11 बजे के लगभग ये बेल्टा गांव में पहुँचते हैं, आराम करते हैं, और जब हंगामा होता है ये सोकर उठकर बाहर निकलता है, तब ये देखना चाहता है कि भाई ऐसा क्या बवाल हो रहा है, इतनी पब्लिक क्यों भाग रही है। तो वहाँ पर जाकर देखा तो पुलिस कर्मचारी गण अननेसेसरी रूप से लाठी बरसा रहे थे आम जनता पर, और साथ ही साथ फायरिंग कर रहे थे। अब वह हवाई फायरिंग बताई जा रही है, हो सकता है उसमें किसी की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन पुलिस कर्मचारीगण को, पुलिस अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपना नाम कमाना है कि हम अपना ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बेल्टे के बवाल को हमने संभाल दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इंस्पेक्टर कोतवाली मंगलौर की बात बता रहे हैं कि मनोज मैनवाल जी को मारा पीटा गया और उसी में हमारे अधिवक्ता समाज के अधिवक्ता पंकज कुमार को चिन्हित करा जा रहा है। इसी ने उनको बचाया, यही उठाकर बाहर लेकर आया, लोगों से बचाया कि इनको मत मारो, पानी पिलाया, इसी को चिन्हित कर दिया गया। साथ ही साथ हमारे अधिवक्ता समाज के ही एडवोकेट BD कर्णवाल जी, उनको अपनी गाड़ी से, चूँकि वो उधर से गुजर रहे थे, अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद उनका मोबाइल वहां पर छूट गया था, अपना मोबाइल लेने के लिए गए, पुलिस कर्मचारी ने उनके साथ मारपीट की, वो भी घायल हुए। यहाँ पर पुलिस अधिकारी आते हैं, पुलिस कर्मचारी आते हैं, हम उनको पूरा सम्मान देते हैं, परंतु पुलिस कर्मचारीगण का यह व्यवहार बहुत निंदनीय है, असम्मान्य है, और अधिवक्ता समाज जमकर इसका विरोध करेगा। और आज इसी संबंध में हमारे अध्यक्ष जी संजीव वर्मा जी के नेतृत्व में अभी एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया, यदि पुलिस कर्मचारीगण अधिवक्ता समाज को नाजायज रूप से परेशान करना बंद नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ा जाएगा। कहा जाता है कि अगर जो पुलिस है या अधिवक्ता है एक चोली दामन का साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कोर्ट में केस आता है तो उसकी पैरवी भी अधिवक्ता ही करते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने अधिवक्ता को क्यों नहीं पहचाना? अब हो सकता है कभी उनसे मिले नहीं, क्योंकि हम लोग थाने पर तो जाते नहीं हैं कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी से मिलेंगे, प्रत्येक पुलिस कर्मचारी से मिलेंगे। हम उन पुलिस कर्मचारियों से मिलते हैं जो यहाँ कोर्ट में आते हैं, एविडेंस के लिए आते हैं, रिमांड लेकर आते हैं, हम उनको जानते हैं। जब उनके सामने हम आर्ग्यूमेंट करेंगे वो हमें पहचानेंगे। तो प्रत्येक पुलिस कर्मचारी हमें पहचाने या हम उसको पहचाने, ये कोई आवश्यक नहीं है। जी, जैसे अधिवक्ता के साथ अगर जो इंसाफ नहीं हुआ और पुलिस विभाग ने नहीं इंसाफ किया तो अधिवक्ताओं का अगला कदम क्या होगा? सर्वप्रथम बार एसोसिएशन रुड़की आंदोलन करेगी और सभी उत्तराखंड की बार एसोसिएशन से
सहयोग की मांग करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिवक्ता समाज एकजुट रहता है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ ब्लैक कोट है, कोई जाति बिरादरी नहीं, किसी धर्म विशेष का कोई मुकदमा नहीं लड़ते। हम अधिवक्ता समाज मुस्लिम का भी मुकदमा लड़ते हैं, चमार का भी लड़ते हैं, भंगी का भी लड़ते हैं, बनिए का भी लड़ते हैं, पंडित का भी लड़ते हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा सिर्फ धर्म है पीड़ित को इंसाफ दिलाना। इस समय पीड़ित पंकज कुमार है, तो इस पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए हमारा पूरा अधिवक्ता समाज कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और यदि आवश्यकता पड़ी तो ये आंदोलन संपूर्ण भारत में चलाया जाएगा। तो सुना आपने कि यदि आवश्यकता पड़ी तो ये आंदोलन जो है पूरे भारत में चलाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तो देखा जाए तो न्याय के मंदिर का पुजारी बोला जाता है अधिवक्ताओं को, लेकिन अधिवक्ताओं के साथ ही ऐसी अवहेलना करेगी पुलिस तो आखिर न्याय पे भरोसा करेगा कौन। तो आपने देखा अधिवक्ताओं की बैठक है, यहाँ पे हमारे साथ कुछ फीमेल अधिवक्ता भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना है उनका। जी मैम, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। हमारे अधिवक्ता भाई पंकज जी का इस घटना से कुछ बुरी तरह लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सहायता करने के लिए वहाँ पर गए थे, उन्हें पुलिस जी की सहायता करनी थी। एसएचओ जी थे तो उनकी सहायता के लिए वो वहाँ गए, उन्होंने बचाया और बचाकर वो लेकर गए उनको, लेकिन उनको ही इसमें उन्होंने क्रिमिनल घोषित कर दिया और बोला कि आपने हमारे साथ मारपिटाई करी है। तो ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ, और हम सब उनके साथ हैं और हम उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे और हम सब साथ ही रहेंगे। अच्छा, जो सिचुएशन आई है कि जिसने मदद करी उसी को वादी बना दिया गया, तो ऐसे में क्या आने वाले भविष्य में कोई मदद कर पाएगा? नहीं, अगर इस तरह से होता है, अगर हमारा जो पुलिसकर्मी है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो आगे कोई भी किसी की मदद नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम पर। अगर किसी को मदद की ज़रूरत होगी तो लोग डरेंगे जाने से कि हम इसकी अगर मदद करेंगे तो हम ही उल्टा फंस जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और सभी को हमारा साथ देना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी को हमारा साथ देना चाहिए, ये बताया है। हमारे साथ और भी हैं, युवा भाई भी है, और कहा जाता है युवा जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। जी भाई जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम पंकज कुमार भाई के साथ हैं, क्योंकि उनकी इसमें किसी प्रकार की सम्मिलता नहीं है। जो पुलिस उन्हें गलत फंसा रही है, हम उसके विरुद्ध में। जी, जैसे पुलिस ने फोटो जारी किया है कि ये भी थे वहाँ पे घटनास्थल में। नहीं होने को वो जरूरी थोड़ा ही फोटो वहाँ का है, वो फोटो कहीं और का भी हो सकता है। जी। अब वो फोटो अगर वो वायरल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो बेल्डा कांड का फोटो है, वो फोटो कहीं और का भी हो सकता है वो फोटो एडिटिंग हुआ हो। जी। क्योंकि पुलिस अगर फंसाना चाहती है तो वो तो किसी भी तरह फंसा सकती है। जी, अगर तो पुलिस फंसाना चाहती है और किसी भी तरीके से फंसा सकती है। बहुत सारे अधिवक्ता यहाँ पे हैं जो कि हर मजलूमों की यहाँ पे पैरवी करते हैं और कोर्ट से इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन आज उन्हीं अधिवक्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी नाइंसाफ़ी को देखते हुए सारे अधिवक्ता आपस में बैठ के बैठक कर रहे हैं और अपनी अपनी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? इस बेल्डा प्रकरण में जो प्रकरण हो रहा है, ये एक सचिन रोड है, उसकी वजह से सारा नाम लिखा जा रहा है। हमारा अधिवक्ता साथी पंकज है, ये भी उसकी वजह से नाम लिखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कंडक्ट कर रही और उसकी तरफ से पूरा प्रशासन सचिन रोड के साथ में है। अच्छा, सचिन रोड कोई बड़े नेता हैं या क्या है जो सारा पुलिस प्रशासन सचिन रोड का ही साथ दे रहा है? 60 बीस 300 की जमीन कर ली, पूरा भूमाफिया मुकदमा चल रहा है इस पर, बहुत ज़्यादा 15-20 मुकदमा कोतरा रोड के में चल रहे इसके भाई। आपके पास भी है कोई मुकदमा उसका? नहीं, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन कोर्ट में हमारे चले, उसकी तफ्तीश चल रही है, इंक्वायरी चल रही है उसकी, उसके बारे में। वो तो भूमाफिया बहुत तगड़ा। चलिए, अगर और उसकी वजह से कहना है इसका नाम आया पंकज का, बीडी कणवाल का नाम उसकी वजह से आया। उनके आका बैठे भाजपा के लोग, उनके सहारे पर सब काम हो रहा है। ये है हमारे 2 अधिवक्ता साथी, एक जेल में पड़ा है, उसी क्या गलती बेचारे की जो अपनी कार से भी ले गया मेनवाल जी को, जो SHO मंगलोर है, अपनी गाड़ी में बैठा कर सिविल अस्पताल भर्ती कर उसको पानी पिला, भाई पंकज ने पानी पिला। उसके बाद मोबाइल ठाना था उसके ऊपर, मैं खुद जेल में मिल गया था बीडी कणवाल जी से, उसका शरीर इतना नीला हो रहा, 6 मार दे रखी, पुलिस वालों ने बाद में पूछी। ये सारी समस्या तो नागन्य हमारे जो दो अधिवक्ता सब ये निर्दोष है बिल्कुल। अच्छा, मदद करने की क्या धाराएं लगाई हैं पुलिस ने? इन पर 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर, 395 लूट की है, और बहुत धारा है उसमें, 427 है, 323 है। ये तो हाई का, ये तो नॉर्मल धारा है,
तो लूट की है, 307 की है, बहुत धारा है, सरकारी काम में बाधा की, उसकी डाल रखी है, उन्होंने बहुत धारा लगा रखी है उसमें। तो जो धारा दो धारा एक भी छूटी हुई नहीं है, जो आईपीसी में बहुत धारा लगा रखी है। ये जैसे आप न्यायालय के पुजारी माने जाते हैं, अधिवक्ता को जो है कोर्ट में एक पैरोकार भी बोला जाता है कि पैरवी करते हैं जो भी मजलूम आते हैं, तो आपकी पैरवी में जो कोर्ट है क्या न्याय करेगा? हमें पूरा विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे, पूरा सहयोग करेगी न्यायपालिका हमारे साथ, हमारे अधिवक्ता के साथ में। ये जी पूरा विश्वास है हमें न्यायपालिका पर कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। मदद करने के लिए अधिवक्ताओं जो कि खुद कोर्ट में धाराएं लगाते हैं और मुकदमा दायर करवाते हैं मजलूमों की जान बचाने के लिए और मजलूम जो मुजरिम है उनको दिलाने के लिए, लेकिन आज यही धाराओं में फंस के रह गए। तो हमारे साथ एक अधिवक्ता भाई और भी हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जान लेंगे। एडवोकेट मुस्तकीम सिद्दीकी माइसेल्फ। देखिए, ऐसे हालात पुलिस ने पैदा क्यों करे? अगर कोई इंसिडेंट होती है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है ना उससे क्लियर करे। अब जैसे कि वहाँ पे किसी की डेथ हुई, एक समाज के लोग आपके थाने में लेके जाते हैं, तो आप अगर उस पर कार्रवाई करते हैं तो शायद इतना बुरा हालात ना पैदा होते। और जैसे हालात पैदा हुए हैं, अब किसी इन हालातों को लेकर किसी एक समाज को टारगेट करना ये गलत है। अब एक हमारे अधिवक्ता साथी हैं जेल में हैं, दूसरे को आपने टारगेट कर दिया है। आप चाहते क्या हैं? आप एक अधिवक्ता को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अधिवक्ता का काम लड़ाई करना नहीं है, अधिवक्ता का काम दूसरों के लिए लड़ना है। हम इंसाफ दिलाते हैं, हम लड़ते नहीं हैं। अब अगर वो आदमी आपकी मदद करता है, मदद का क्या होता है कि आप उसका इनाम ले देते हैं। इस तरह से वो आदमी जो है ना किसी की मदद ही नहीं कर पाने का, तो ये मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। और हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उसमें बीडी कनवाल जी हैं और जो भी अधिवक्ता साथी हैं जिनको इस मामले में इन्वॉल्व किया गया है बिना किसी वजह के, मैं आपसे बता दूं अधिवक्ता समाज उनके साथ खड़ा है। कोई ज़्यादती किसी भी तरह की उनके साथ नहीं होने दी जाएगी। और अगर पुलिस प्रशासन सर ये सोचता है कि भाई हमारे पास पावर है और हम सब कुछ कर सकते हैं, तो देखो ये गलतफहमी तो दूर कर दें। अगर आपके पास पावर है तो पेन हमारे पास भी है, अगर आपके पास डंडा है तो हमारे पास कलम है, अगर आप मुकदमा लिखना जानते हैं तो मुकदमा हम भी लिखना जानते हैं। तो मेरी पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी अधिवक्ता का नाम बिना किसी वजह के लिया गया है उससे आप बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दें, अन्यथा ठीक नहीं होगा। सिद्दीक जी, अभी ये जो बिल्डा प्रकरण मामला है ये SC/ST आयोग में भी गया है और वहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पे और CBCID की भी जांच करने के आदेश दे दिए। तो क्या CBCID क्लियर जांच कर पाएगी या नहीं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि CBCID जो भी है क्लियर जांच करेगी, लेकिन उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जाँच जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही है, चाहे वो CBCID कर रही है या कोई और विभाग कर रहा है। अगर आपकी जांच ठीक तरह से होती तो आप एक अधिवक्ता का नाम बिना वजह इन्वॉल्व नहीं करते उसमें। देखिए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो आप बताइए। अगर एक आदमी आपकी इंस्पेक्टर के साथ कोई इंसिडेंट होती है, कोई मारता है, कोई पीटता है और एक आदमी उसको लेकर जाता है, उसकी मदद करता है, उसको पानी पिलाता है, उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता है, तो आप उसे जेल में डालेंगे, आप उसे बंद करेंगे, आप उसे क्रिमिनल बनाएंगे? देखिए, इस तरह तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये पंकज भाई को या जिस भी अधिवक्ता को आप चिन्हित कर रहे हैं ये गलत है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता सिद्दीकी जी जिन्होंने बता दिया है कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे और भी कुछ अधिवक्ता हैं हमारे साथ, उनसे भी जाएंगे क्योंकि युवाओं की तो बात आपने सुन ली है, लेकिन बुजुर्ग अधिवक्ता भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर। दरअसल में हमारा जो सिस्टम है जिसमें पुलिस प्रशासन भी एक है और दूसरा प्रशासनिक व्यवस्था है, वो ब्रिटिश कालीन चल रही है। और ब्रिटिश कालीन ये व्यवस्था आज के संदर्भ में ये अर्थपूर्ण नहीं रह गई। इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। सही माने में सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्यों है, समाज में डिस्टर्बेंस क्यों है, इसका मूल कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। आज ही के दैनिक जागरण में इसके बारे में लिखा है दो विद्वान लेखकों ने कि जो मौजूदा व्यवस्था है ये ब्रिटिश की देन है
और इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। अब आप ये समझिए कि यदि कोई घटना घटती है, घटना घटने के बाद में कोई पीड़ित व्यक्ति एफआईआर करने के लिए जाता है तो बड़ी सिफारिश के बाद एफआईआर होती है और कभी कभी नहीं होती। इसका तात्पर्य क्या? इसका मतलब ये है कि हम कानून का पालन नहीं कर पा रहे हैं। थानों में या प्रशासनिक स्थानों पर कानून का पालन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ जो है एक पब्लिक में डिस्टर्बेंस होता है और उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये कुल मिलाकर यहाँ मैं जहाँ तक समझता हूँ प्रशासनिक सुधार की बातें तो बहुत पहले हो चुकी हैं और बहुत विद्वान लोगों ने कही है। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की बात होनी चाहिए कि जो व्यवस्था चल रही है इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए और ऐसा जो है तर्कपूर्ण जिसमें जो है मानव अधिकार सबके सुरक्षित हों, केवल अधिकारियों के, केवल नेताओं के अधिकार ही नहीं, आम जनता के, जो पीड़ित पक्ष है उसके भी, और जो गरीबतम इलाका या गरीबतम वो व्यक्ति हैं उसके भी अधिकार उतने ही सुरक्षित होने चाहिए। उनका जो है उनका भी उतना ही सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। बाबूजी, अगर जो व्यवस्था आपने व्यवस्था विवरण की बात की है तो क्या उस गारंटी है कि व्यवस्था सुधारने के बाद भी ये लोग इसी तरीके से काम करेंगे? नहीं, देखो ऐसा है ना कि जब हम किसी को भी पद देते हैं तो वहाँ उनका नाम अधिकारी होता है। अधिकारी के साथ साथ उनको कर्तव्य बोध होना चाहिए। वो जिस जनता के लिए अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनके प्रति क्या कर्तव्य हैं, यहाँ जो है उस अधिकारी को ये बोध होना चाहिए और ये ट्रेनिंग में शामिल होना चाहिए निश्चित रूप से। तो एक सवाल और बनता है कि जो अधिवक्ता है वो जनता के अधिकारों की आवाज़ उठाता है न्यायालय में और कहीं ना कहीं उनको इंसाफ भी दिलाता है, और आज अधिवक्ता ही खुद इस जंजाल में फंसता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपसे। यहाँ जो पुलिस में या कोई भी एजेंसी है जो है इसका जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका जो है सही माने में इन्वेस्टिगेशन अगर जो नीर-छीर हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो है मतलब किसी के सापेक्ष और किसी के विपरीत होती है, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे जो है वहीं हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा होता है। वहीं डिस्टर्बेंस होता है। सोसाइटी में डिस्टर्बेंस का मूल कारण ही वो है कि जहाँ जो है निष्पक्षता नहीं होती। तो यदि निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो तो पाक साहब जो आदमी है वो बाहर निकल जाएगा और जो कल्प्रिट है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें जो है यहाँ यह देखना है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रहा नहीं। आज जो है आप देख रहे हैं कि बार बार बहुत सारे केसेस में अक्सर साहब ये इसका जो इन्वेस्टिगेशन CBCID से करा दो, CBI से करा दो, ED पता दूसरी एजेंसी कराओ। इसका तात्पर्य है कि जो यहाँ की लोकल पुलिस है इस पर अनेक लोगों का विश्वास खत्म है, इसका तात्पर्य है। या ये समझ लीजिए कि इनके बारे में जो है ये संदेह है आम जनता को कि इनका द्वारा जो है अन्वेषण जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा या प्रॉपर नहीं किया जाएगा। तो ये एक संदेश जो है जनता में इस तरह का गया हुआ है, तो इसे दूर किया जाना चाहिए और ये प्रशासनिक सुधार समझ लीजिए या व्यवस्था परिवर्तन समझ लीजिए, उसका जो है आवश्यक है किया जाना उसका। तो सुना आपने, बाबूजी ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी घटना होती है उसमें एकदम से मांग की जाती है कि CBCID या CBI। उसका मूलभूत कारण यही है कि कहीं ना कहीं लोकल पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है जनता का। तो इसी के साथ हमारे साथ अधिवक्ता संजीव वर्मा जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि मैं बेल्डा प्रकरण में 13 तारीख से इन्वॉल्व हूँ। वो भी 4-5 अधिवक्ता इसमें फंसे हुए थे, 1-2 जेल में भी है। एक पे 25,000 रुपये का इनाम भी कर रखा है, जो जूनियर है मेरा ही, मैंने ही उसे वकालत करवाई है। और 2019 से वो अधिवक्ताओं के साथ है, मेरे साथ। जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट पूरे उत्तराखंड बार के हुए हैं वो मेरे राइट हैंड हर टूर्नामेंट में रहा है और शायद मेरे पोस्टर उसके साथ लगे हुए होंगे। आज वो अधिवक्ता है और मैंने अधिकारियों से कहा भी है कि वो मेरा भाई भी है और एक एडवोकेट है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने मुझे नीचा दिखाने के लिए या उसे दिखाने के लिए, प्रभाव जमाने के लिए गांव वालों पे, गरीब लोगों पर, उस पर
25,000 रुपये का इनाम किया, उसके बाद में चस्पा किया कुड़की का, और जांच भी वही आदमी कर रहा है जो इस कांड का सबसे बड़ा गुनाहगार है, एसएसआई दीप कुमार। कायदे में जितने भी उस टाइम पे अधिकारी थे, शुरुआत जहाँ से हुई थी नगर पालिका से, या एफआईआर नहीं लिखी गई, वे सस्पेंड होने चाहिए थे, दूसरे अधिकारी आते उनकी एफआईआर लिखते, कोई भी झगड़ा नहीं होने वाला था। संजीव वर्मा जी, सवाल ये हो रहा है कि बेलडा प्रकरण में जो भी मामला हुआ था उसमें अधिवक्ताओं का कहाँ से भूमिका बनी है? भाई अधिवक्ता भी तो परिवार है, उनके परिवार नहीं है क्या? एक ही ससुराल है, जिसने मेनवाल की जान बचाई वो उसके घर पर दबिश डाल दी, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा अपने बीवी बच्चे के साथ, औरतों को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे। उसकी ससुराल है, वो शादी में था, वो मेनवाल को हॉस्पिटल तक ले गए 2 वकील, उनके घर पर दबिश डल दी, एक जेल में, एक यो बैठा। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ, ये तो एक अपनी हटधर्मी होगी, सिर्फ एक आदमी के कहने से और 1-2 नेताओं के इशारे पे, सिर्फ अधिकारियों को बचाने के लिए। अगर जो कोई अधिकारी ईमानदार है तो जो भी इस कांड में है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, जाँच कराई जाए ईमानदारी से, और जो गुनाहगार है, चाहे हम अधिवक्ता भी गुनाहगार हैं, हमें भी सजा मिलनी चाहिए। अभी आप ही ने बताया कि अधिकारी भी किसी दबाव में है, किसी नेता के दबाव में है, तो क्या आप खुलासा कर पाएंगे कि कौन सा वो नेता है जिसके दबाव पे पुलिस प्रशासन इतना बड़ा कदम उठा रहा है? अभी तो नहीं करने का मैं, लेकिन 5-6 दिन एक बार दिल्ली और देहरादून में फरियाद कर लूँ, यदि मान के तो ठीक है, नहीं तो भूख हड़ताल होगी और डंके की चोट पर होगी। कोरोना काल में करी थी, इस बार भी करूँगा, शायद उससे ज़्यादा भी आदमी होंगे, पब्लिक के भी आदमी होंगे, और फिर उसका नाम भी लूँगा। मुझे पता है कौन था, ऐसा नहीं है कि मैं किसी इस कांड के हर एक आदमी के बारे में किसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, मुझे पूर्ण जानकारी है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ संजीव वर्मा अधिवक्ता, जिन्होंने बताया है कि पता तो है लेकिन खुलासा होगा बाद में, पहले हम अपनी लड़ाई अपने स्तर से लड़ते हैं। अगर जो पुलिस प्रशासन मान जाता है या अधिकारी मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनका बड़ा अगला जो कदम होगा वो होगा आंदोलन का। तो इसी के साथ ही हमारे साथ एक और युवा भाई हैं मौजूद, उनसे भी जानते हैं। जी भाई जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम परमवीर सिंह है। मैं भी यहाँ पर एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूँ। और बेलडा प्रकरण की अगर बात करें, बेलडा प्रकरण में टोटली राजनीतिक दबाव में जो प्रशासन ने काम किया है और हमारे अधिवक्ता साथियों पे भी मुकदमे दर्ज करने का काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं कहूँगा इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। CBCID के द्वारा जो आयोग से आदेश हुए हैं उसमें वैसे तो ज़्यादातर खुलासा हो जाएगा। अगर CBCID पॉलिटिक्स के दबाव में कार्य नहीं करती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो मास्टरमाइंड इसका बेलडा प्रकरण का बताया गया है, एडवोकेट योगेश के खिलाफ कभी 151 में कोई मुकदमा दर्ज हो तो मुझे बताएं। कोई 107-16 में भी अगर उसका कोई चालान कटा हो तो बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल निर्दोष है योगेश भी, और उसको भी एक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत का, उसकी रंजिश रखते हुए जो बेलडे से सचिन नाम आ रहा है, जैसे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा भूमाफिया भी है, सैकड़ों मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं, जांच भी चल रही है, तो उस बंदे को हीरो बनाया जा रहा है और दूसरों को जीरो बनाया जा रहा है। जिसने पुलिस का मदद की है, हॉस्पिटल तक पहुंचा है, जो भी मान लिया उसमें। आप योगेश को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन योगेश के ऊपर 25,000 का इनाम है, जो कि एक गैंगस्टर के ऊपर लगता है या बहुत ही सजा याफ्ता मुजरिम होता है उसके ऊपर लगता है। मैं वही कह रहा हूँ कि योगेश के खिलाफ कभी 107-16 में भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उसको इतना बड़ा इनामी बंदा घोषित कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के दबाव में, तो जो कि निंदनीय है। अगर ऐसे हमारे अधिवक्ता साथियों के खिलाफ कोई प्रशासन कार्य करता है तो अधिवक्ता लोग भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा अगर कुछ होता है। जेल के अंदर अगर बात करें, उपकारागार रुड़की में मेडिकल की सुविधा बिल्कुल नगण्य है, जीरो है। क्योंकि जो कुछ प्रमोद नाम के 2 व्यक्ति हैं जिनको मुलजिम बनाया गया है बेलडा प्रकरण में, एक व्यक्ति की हड्डी टूटी हुई है प्रमोद की और टखना टूटा हुआ है। हमने कोर्ट से भी आदेश कराए थे कि प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। सिर्फ हरिद्वार ले जाते हैं उनको घुमाने के लिए और देहरादून हॉस्पिटल ले जाते हैं, घुमा फिरा के लाल दवाई लगा के वापस ले आते हैं कि हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करा दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हड्डी टूटी है किसी की तो बोन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, ऑर्थो वाले को दिखाना पड़ेगा, ताकि उसको प्लास्टर कराया जा सके और वो
उसकी हड्डी जुड़ सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो व्यक्ति पेशाब करने को भी जाता है तो उसमें बैठा तक नहीं जाता। इतना ज़्यादा मानवता शर्मसार हो रही है। मेरी उप कारागार रुड़की पुलिस उपाधीक्षक जी से निवेदन है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, अच्छी एक जो मेडिकल फैसिलिटी है उनको मुहैया कराई जाए ताकि उनकी जो चोटें हैं वो ठीक हो सके। तो सुना आपने, कारागार उप निदेशक से निवेदन किया है कि जो लोग वहाँ पे घायल अवस्था में हैं उन लोगों को सही मेडिकल दिया जाए, सही ट्रीटमेंट उनका कराया जाए ताकि वो कहीं ना कहीं उनकी जान जो है बच सके, अपाहिज ना हो पाए। एक अधिवक्ता हमारा यहाँ पर पंकज भाई है, हमारा छोटा भाई है, बहुत ही इज्जत करता है, सभी अधिवक्ताओं के पैर छूता है, नमस्ते दुआ सलाम करता है। उसका नाम भी, अगर कोई व्यक्ति घटना पे है, घटना पे होना और घटना कारित करना दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वो गया है घटना स्थल पे, बाद में पहुंचा है, जब उसको पता लगा कि एक वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे मंगलौर के SHO हैं मेनवाल जी, वे जब वहाँ पर चोटिल हुए पड़े थे तो उनको बचाने के लिए गए हैं, उनको उठाकर वहाँ पर पानी पिलाया है और BD कर्णवाल एडवोकेट जी के साथ में उनको अस्पताल तक पहुँचाने का कार्य किया है। और इसी की बदौलत उनका नाम भी इसमें एज ए एक्यूज्ड नेम्ड कर दिया है, जो कि गलत है। एक बात और भी है कि सपोज देन कोई भी घटना होती है या बचाने के लिए गया है या घटना को अंजाम दिया है, एक बयान होते हैं जिस शख्स की, अभी जैसे आप ही बता रहे हैं कि अधिवक्ता ने मदद की है, तो बयान होते हैं। क्या मनोज मेनवाल जी के भी ऐसे बयान हुए हैं? मनोज मेनवाल जी अभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, अभी वो चोटिल हैं। उनके मीडिया के सामने नहीं, जैसे पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और अधिवक्ता पंकज का नाम सामने आ गया है, उन्हें अभियुक्त बना दिया गया है, तो बयानों के बाद ही तो होता है वो सब। मैं तो मनोज मेनवाल जी से भी अपील यही करूंगा, अगर जिन व्यक्तियों ने उनकी मदद की है और उनको अस्पताल पहुंचाने का काम किया है, तो अगर वे निर्दोष है तो उनके पक्ष में बयान दे दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि निर्दोष व्यक्ति को अगर दोषी बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भी एक कानून का उल्लंघन है, कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। यानी कि बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। एक वकील साहब और हैं हमारे साथ, ये भी सीनियर अधिवक्ता हैं। बाबूजी, क्या कहना है आपका? महेंद्र कुमार एडवोकेट हूँ मैं। मेरा कहना यह है कि जो बेल्डा प्रकरण का बवाल जितना भी खड़ा हुआ है, ये पुलिस की देन है। अगर किसी आदमी की हत्या की गई थी तो उसकी अगर सही FIR दर्ज हो जाती, इन्वेस्टिगेशन में फिर बाद में उसमें निकल जाता जो भी कुछ उसका दोषी था वो निकलता, तो वो पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी, बल्कि राजनीतिक दबाव के कारण उसमें और उल्टी हवा दी है, जनता को भड़काने की कोशिश करी, पुलिस ने करी। जो दोष है तो पुलिस का है इसमें जब पीड़ित होगा तो पीड़ित कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ करेगा, हंगामा करेगा। लेकिन अगर पथराव किया और तो वो भी गलत है, निंदनीय में, उसके भी वो नहीं, कानून के खिलाफ चलना नहीं चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दबाव है, आज भी दबाव चल रहा है, पॉलिटिकल बेस पे ही सारे काम पुलिस कर रही है, प्रशासन भी पॉलिटिकल बेस पे दबा गया, सही इंसाफ नहीं हो रहा, पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ, मेरा ये कहना है, इंसाफ पीड़ितों को भी मिलना चाहिए। अगर पीड़ितों की गलती है तो पीड़ितों को सजा हो, नहीं तो पुलिस ने जो वो काम किया है, लूट मचाई करी है, मार पिटाई करी है, आयोग भी देख के गए हैं और भी संगठन है, सब पुलिस प्रशासन के दोषी बता रहे हैं, सब उनकी गलती है। हाँ, तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं अगर जो निष्पक्ष जांच होगी और कानून के साथ चलेंगे, क्योंकि अधिवक्ता तो कानून के साथ ही चलने वाले हैं और कानून न्याय व्यवस्था के नियमों पे चलते हैं। लेकिन अगर जो इस तरीके की अनदेखी होती रहेगी अधिवक्ताओं के साथ भी, तो कानून से भी विश्वास उड़ जाएगा। तो बने रहिए इसी तरीके की खबरों के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।